प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, ये डिबेट अभी चल उठी है, रिसेंटली न्यूज में है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। ग्लोबलाइजेशन से हर साल यूपीएससी मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछती है, किसी भी साल का क्वेश्चन आप उठा के देख लो। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, फॉरेन मिनिस्टर बोल सकते हो या विदेश मंत्री, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट अटेंड किया इन्होंने, एक मीटिंग हो रही थी उसको अटेंड किया। यहां पे इन्होंने दावा किया, असर्ट किया कि कोविड-19 पेंडेमिक ने इंडिया की जो कैपेबिलिटी है इसको दिखाया, किसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और भी ज्यादा जरूरत है बढ़ाने की। ये अनचेक्ड ग्लोबलाइजेशन के बजाय अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े तो ये अच्छा है, ऐसा ये बोला यहां पे। यानी कि हमारी जो टेक्निक ग्रोथ है, टेक ग्रोथ, और नेशन को फोस्टर करने के लिए ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप बने, यानी कि नई नई कंपनियां बने, इसकी वजह से सप्लाई चेन की ग्रोथ हो और जॉब्स क्रिएट हों। इसकी वजह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की स्पीच की वजह से एक डिबेट चल उठी है कि प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बॉर्डरलेस का मतलब बॉर्डर ही नहीं है, सीमा ही नहीं है वर्ल्ड की, ऐसा नहीं है भाई साहब, सीमा तो होंगी। ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मतलब क्या है, बॉर्डरलेस है ट्रेड में, ट्रेड का बॉर्डर नहीं होगा, व्यापार का, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बॉर्डर ना हो, यानी कि ट्रेड करें तो टैरिफ कम लगे, टैक्स कम लगे, बॉर्डर एरियाज पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है वो कम लगे, ना के बराबर लगे या कम लगे। तो ये है बॉर्डरलेस ट्रेड, यानी कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड रहेगा, यानी कि ट्रेड होगी ज़्यादा इंक्रीज, जिसमें पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखा जाता है, यानी कि एक गांव की तरह, विलेज की तरह एक ही है पूरा वर्ल्ड, ताकि ट्रेड अच्छे खासे तरीके से हो सके, यानी कि प्रमोट हो सके। तो इसका मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का ओरिजिन कहाँ से होता है। देखो जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है इसकी उत्पत्ति यानी कि स्टार्ट होता है जब कोल्ड वार का एंड होता है। कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध, आपको पता है कई बार डिस्कस किया है, शीत युद्ध चला था। ये एंड हुआ था कब, 1991 में, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन रसिया का ही पहले नाम था, रूस का यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी बोलते थे, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब यह है कि रसिया के क्या है, ये पहले ये कंट्री हुआ करते थे, जैसे कजाकिस्तान भी रसिया का ही पार्ट था, ये बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, ये सारे ये पार्ट थे इसके ही रसिया के, लेकिन इसमें से टूट के अलग कंट्री बन गए। तो इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। यानी कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजी का वार चल रहा था, विचारधारा का। यूएसएसआर कम्युनलिज्म प्रमोट कर रहा था, कम्युनलिज्म का मतलब है साम्यवादी, और ये यूएस अमेरिका कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवादी, जहां पे हर एक प्रॉपर्टी लगभग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो प्राइवेट हाथों में रहेंगे और कम्युनिज्म में सरकार के हाथ में रहेंगे। तो ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने कम्युनिज्म को अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया बहुत सारी कंट्रीज ने। तो इसलिए ये माना जा रहा था कि कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी रसिया प्रमोट करने में फेल हो गया, तो कैपिटलिज्म की एक तरह से जीत मानी गई थी एंड ऑफ द कोल्ड वार में। तो इसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है इसके ड्राइविंग फैक्टर भी कौन माने जाते हैं, एक तो डेमोक्रेसी और दूसरा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म माना जाता है इसका ड्राइविंग फोर्स, यानी कि कैपिटलिज्म प्रमोट किसको करता है, ग्लोबलाइजेशन को। और डेमोक्रेसी भी, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो चाहता है दूसरे कंट्री से भी ट्रेड हो, व्यापार हो आसान शर्तों में, वहां पे ट्रेड जो ये टैरिफ लगाए जाते हैं वो टैरिफ टैक्स कम हो। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है, इसमें देखो जो गुड्स हैं या पीपल हैं, कैपिटल है, इंफॉर्मेशन है, यानी कि वस्तुएं, लोग, पूंजी, सूचना या एनर्जी, ये अक्रॉस द बॉर्डर प्रमोट किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका संचालन हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इनका व्यापार हो। मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसके थ्रू होता है, मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रमोट, ग्लोबलाइजेशन जब ज़्यादा प्रमोट होता है अगर ट्रेड विदाउट टैरिफ होती है, टैरिफ का मतलब टैक्स, जो बॉर्डर पर टैक्स लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर ये कम रहेंगे या ना के बराबर रहेंगे तो तब ये ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा प्रमोट करता है। इंटरनेशनल ट्रेवल हो इजी शर्तों पे, या तो वीज़ा बहुत ही इजी शर्त हो वीज़ा लेने की, या फिर बिल्कुल ही वीज़ा लिया ही ना जा सके। जैसे देखो इंडिया और नेपाल के बीच में कोई भी वीज़ा नहीं लिया जाता जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में इंडिया का कोई सिटीजन नेपाल में जाता है, नेपाल का इंडिया में आता है, तो ऐसी शर्तें होंगी तो इंटरनेशनल ट्रेवल जो होगी आसान होगी। इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा, कैपिटल जो कैपिटल है, पूंजी फ्लो होगी विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स, और क्रॉस बॉर्डर जो पाइपलाइन है इंक्रीज होंगी, एनर्जी ग्रिड बनेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिकेशन सेटअप होगा, यानी कि पूरा वर्ल्ड क्या है मूव करेगा एक
ग्लोबलाइजेशन के टारगेट की तरफ। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले हम फायदे गिनाएंगे। प्रोज का मतलब है फायदे, प्रॉफिट। प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या फायदे हैं? एक तो यह है एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसकी वजह से ट्रेड बढ़ती है, ट्रेड बढ़ेगी यानी कि गुड्स और सर्विसेज, माल वस्तुएं, मान लो अमेरिका में जो चीज़ बन रही है मान लो इंडिया में नहीं है, तो अमेरिका में जो बन रही है चीज़ आसानी से इंडिया में ट्रेड की जा सकती है, आसानी से उपलब्ध हो सकती है इंसानों को। तो ये इंक्रीज होगा ट्रेड, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कैपिटल लेबर मार्केट में बढ़ता है, कंट्रीज के बीच में आपस में ये कंपटीशन इंक्रीज करता है। मान लो एक कंट्री ज़्यादा मान लो कोई टेक्नोलॉजी लेके आई है, दूसरी कंट्री को पता चला, अगर ट्रेड रहेगी तो तभी तो पता चलेगा। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगी, तो कैसे पता चलेगा? हो सकता है भाई साहब न्यूज़ से पता चल जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो नहीं ले पाएगा जब तक वो ट्रेड नहीं करेगा। तो एक दूसरी कंट्री के बीच में टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। सोशल जस्टिस का एक व्हीकल है, इसकी वजह से फ्री ट्रेड प्रमोट होती है, यानी कि एक दूसरी कंट्री के बीच में बिना टैरिफ के, बिना टैक्स के व्यापार होना। इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएट होती हैं, कंपनीज नई नई बनती हैं। इसकी वजह से कंज्यूमर के लिए भी लोअर प्राइसेस में प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। अगर मान लो कंपनी रहे किसी कंट्री में और दूसरी कंट्री से कहीं से व्यापार ना हो, और एक कंपनी मोबाइल बनाने की कंपनी है सिर्फ इंडिया में, तो मनचाहे ये दाम वसूलेगी भाई साहब। और अगर मान लो दूसरे कंट्री से भी हम ट्रेड करते हैं, मोबाइल मंगाते हैं, तो दूसरी कंट्री कम कीमत में मान लो बेचेगी, तो कंज्यूमर के पास चॉइस होगी, तो कंज्यूमर की चॉइस इंक्रीज होती है कि वो लोअर प्राइस में उसे प्रोडक्ट उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस इंक्रीज। एक दूसरे कंट्री की कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलती है। इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर जो डिस्टेंस है वो कम होती है, रिड्यूस होती है, और कल्चर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शेयर होती है आसानी से। शेयर टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज। देखो इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी एक कंट्री में है दूसरी कंट्री में शेयर की जा सकती है, वैल्यूज हैं वो किए जा सकते हैं, यानी कि फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी आसानी से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं और उसकी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान है, यानी कि कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉन्स का मतलब नुकसान, डिसएडवांटेज, डिसमेरिट। पहला है राइज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम। इसकी वजह से ग्लोबल प्रॉब्लम यानी कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम इंक्रीज होती जा रही है, जैसे कि ग्लोबल डिस्पैरिटी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो डिस्पैरिटी है, असमानता है, वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ग्लोबल गैप, यानी कि पुअर कंट्री जो और पुअर होती जा रही हैं, रिच कंट्री और रिच होती जा रही हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म, इसकी वजह से देखो ट्रेड हो रही है, इसकी वजह से आतंकवादी, जब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है तो आतंकवादी भी एक दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, इसकी वजह से टेररिज्म एक्टिविटी प्रमोट होती है। और क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बॉर्डर के बीच में जो क्राइम होते हैं ये भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे देखो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग का मतलब ह्यूमन की खरीदी बेची हो, यानी कि ह्यूमन को खरीदा बेचा जाता है क्रॉस बॉर्डर। या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, नशीली पदार्थ भाई साहब बेचे जाते हैं बॉर्डर के अक्रॉस। इसकी वजह से देखो डिसीज भी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिसीज रैपिडली स्प्रेड हो सकती है। अगर मान लो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, अगर कंट्री मान लो चाइना से ट्रेड नहीं करती, चाइना के आसपास ही बॉर्डर में ट्रेड होता, यानी कि इंडिया का ट्रेड नहीं होता किसी भी कंट्री से, तो क्या इंडिया में ये कोविड-19 आता? नहीं आता, क्योंकि लोग का वहाँ पे आवागमन नहीं होता, ट्रेड नहीं होती, कोई वस्तुएं नहीं आती, तो कोविड-19 नहीं फैलता। तो इसकी वजह से ये भी नुकसान है, डिसीज आसानी से रैपिडली एक कोने से वर्ल्ड के दूसरे कोने तक स्प्रेड हो सकती है आसानी से। नेक्स्ट है बैकलैश ऑफ नेशनलिज्म। देखो ये भी है कि इसकी वजह से नेशनलिज्म है, इसका कंपटीशन बढ़ जाता है, लोगों में नेशनल एम्बिशन जाग उठता है, एडवांसमेंट होती है इसकी। नेक्स्ट है मूविंग टूवर्ड कल्चरल होमोजेनिटी। देखो क्या होता है कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कल्चर शेयर होती है, तो कल्चर शेयर होती है, ये फायदा तो है, दूसरे की कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, और कल्चर क्या अच्छा है उसको अपना सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या है, जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं या लैंग्वेजेस हैं उनको डेंजर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक कल्चर क्या है दूसरी कल्चर पे थोपी जा सकती है। मान लो एक पर्सन अपनी कल्चर को अच्छा दिखाए, दूसरी कल्चर को बुरा दिखाए, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को अच्छा दिखाए, दूसरे के धर्म को बुरा दिखाए, इसकी वजह से इन्वेजन हो सकता है, कल्चर इन्वेजन, यानी कि एक कल्चर खतरे में आ सकती है। तो ये भी एक नुकसान है इससे। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म को डी ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का बिल्कुल ये उल्टा है, एंटी ग्लोबलाइजेशन। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है? देखो ग्लोबलाइजेशन में तो ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ट्रेड को क्या है प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि डीमोटिवेट कर रहे हैं। अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जो
इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, उसको रोकेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे। और डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनी है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी कि हमारे इंडिया को अगर कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत है, हमारे इंडिया की कंपनी में प्रोड्यूस हो, हम वही खरीदें, बाहर से ना मंगाएं। इसको ज़्यादा प्रमोट करना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का काम होता है प्रोटेक्शनिज्म में। तो यानी कि टैरिफ हो या इंपोर्ट कोटा हो, इनको इंक्रीज करेंगे, यानी कि दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो टैक्स इंक्रीज कर देंगे, तो वहाँ की जो कंपनी यहाँ नहीं भेजेंगी क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग रहा है, उन्हें महंगा पड़ रहा है यहाँ पे बेचना। इंपोर्ट कोटा लगा देंगे, कह देंगे कि हमें तो मान लो भाई साहब कि 1 किलो काजू ही इंपोर्ट करनी है, या हमें मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है 100 फ़ोन ही मंगाने हैं, आईफोन, जिससे ज़्यादा नहीं मंगाने, ऐसे कोटा लगा देती है कंट्री। तो ये भी एक प्रोटेक्शनिज्म का एक एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के आधार पर रोक देते हैं प्रोडक्ट को। जैसे मान लो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन्होंने मैंगो से, इंडिया से मैंगो जाता था आम, यहाँ पे यूरोप में ट्रेड होता है, तो इन्होंने ये फाइटो सैनिटरी, यानी कि देखो ये एग्जांपल देके कि यानी कि ये हवाला देके कि जो मैंगो है इनमें कुछ डिसीज़ है और इनमें कुछ नुकसान हो सकता है खाने से, तो इसको रोक दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था इंडिया के मैंगो को खरीदने से यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने। तो ऐसे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लगा के या सब्सिडी प्रोवाइड करके, तो इसकी वजह से जैसे मान लो अपने देश में सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड की जाए किसी कंपनी को, गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब सहायता दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़, उसके इंक्रीज होंगे मैन्युफैक्चरिंग होने, तो हम उसी से प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। तो ये भी एक प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये प्राइमरी पॉलिसी टूल है सारे प्रोटेक्शनिज्म के, प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी होती है उसके ये टूल है, टैरिफ लगाना, इंपोर्ट कोटा, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करना। ग्लोबल एरेना में प्रोटेक्शनिज्म के क्या एग्जाम्पल हैं? अभी जो बात चल रही है, डिबेट चल रही है, क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं जी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में? देखो पहला एग्जाम्पल तो ये है कि 2008 और 9 के बीच में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, क्योंकि इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सारी कंट्री को अफेक्ट हुआ था, यानी कि सारी कंट्री प्रभावित हुई थी, क्योंकि हर एक कंट्री के बीच में ट्रेड था, व्यापार था लगभग, तो सब कंट्री के बीच में ट्रेड है, व्यापार, तो एक कंट्री को अगर मान लो नुकसान होगा तो सारी कंट्री के बीच में उसको अफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसके जो फ्रूट हैं, यानी कि सीड, बीज तब कब लगा प्रोटेक्शनिज्म का? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखने को मिला, तो ये स्टार्ट हो गया तब से ही। और फिर रिफ्लेक्ट हुआ किसमें? ब्रेक्सिट में। ब्रेक्सिट है यूरोपियन यूनियन, एक ग्रुप है भाई साहब, अभी 27 कंट्री इसके मेंबर हैं। पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन ये ब्रिटेन इससे एग्जिट कर गया, निकल गया इससे, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। इसी को ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना, उसको नाम दिया गया ब्रेक्जिट। यानी कि देखो, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है, यानी कि ये भी एक तरह से क्या हो गया? प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन किस लिए बनाया गया था? सारी कंट्री यूरोप की लगभग एक साथ आएंगी और ये ट्रेड को प्रमोट करेंगे आपस में, क्योंकि बॉर्डर जो ट्रेड टैरिफ लगते हैं उनको हटाएंगी, जो टैक्स वगैरह लगते हैं उनको हटाएंगी, लेकिन ब्रिटेन इससे अलग हो गया। तो क्या है ये? प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट है अमेरिका का जब इलेक्शन हुआ तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जैसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ये अनाउंस किया था, तो यूएस की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ये क्या है? प्रोटेक्शनिज्म, या कि अमेरिका को पहले प्रमोट करना चाहता है। फिर ट्रेड वार्स भी देखे गए, एक दूसरी कंट्री जैसे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार चला, यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया, चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ मतलब टैक्स, तो ये देखने को मिला। WTO में जो टॉक्स हैं, यानी कि बात होती हैं जो, ये रोकी गई, हाल्ट की गई। नेक्स्ट है कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन है या प्रोटेक्शनिज्म सेंटीमेंट्स हैं, ये देखो कोविड-19 के टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। कोविड-19 में ट्रेड रुका है, अपने अंदर ही जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं कंट्रीज, तो ये इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी ज़्यादा इंक्रीज हुई है कोविड-19 के दौरान। इंडिया में क्या एग्जाम्पल है प्रोटेक्शनिज्म के? हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया भी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है? देखो बहुत सारी कंट्रीज ने इंडियन इकोनॉमी की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी हैं कुछ, जिनको क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है। जैसे क्या है? इंडिया ने देखो बहुत सारी कंट्री से इंपोर्ट करना रोक दिया है, बहुत सारी कंट्रीज ने। जैसे मिनी ट्रेड डील है यूएस के साथ, इसके बारे में भी गवर्नमेंट फेल्ड हो गई, तो इसके बारे में भी आलोचना की गई। नेक्स्ट है देखो, इंडिया ने एक ग्रुप है आरसेप। आरसेप का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके पहले 16 कंट्री मेंबर थे, 10 तो आसियान के नेशन थे, 10 कंट्री आसियान के नेशन, आसियान जानते हो 10 कंट्री का ग्रुप है कि ये वाले साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये वाले, और 6 कंट्री और थे जिनमें इंडिया भी था। इंडिया, चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, साउथ कोरिया, ये रसिया, ये कंट्री थे, मतलब इसके 16 कंट्री थे, लेकिन ये क्या है बाहर आ गया इससे, अब 15 कंट्री बच गए, इंडिया इससे बाहर आ गया, छोड़ गया इसको।
तो ये क्या है, एक प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किस लिए ज्वाइन किया था इंडिया ने, ट्रेड को आपस में बढ़ाने के लिए, जो 16 कंट्री थे। लेकिन अब इंडिया इससे बाहर आ गया, क्योंकि इसमें भी ट्रेड की वजह से ही आया बाहर, बहुत सारे रीजन थे, ये हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले भी। नेक्स्ट, इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है, इसके अंदर क्या है, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। ये मई 2020 में लॉन्च किया था कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंक्रीज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम अपने इंडिया में करें। तो ये क्या है, ये भी प्रोटेक्शनिज्म है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में आता है। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन कुछ क्या हो सकता है कि बैलेंस रहे, ना कि ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के जो नुकसान देखने को मिलते हैं वो रहे, और ना ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के जो नुकसान है वो भी ना देखने को मिले। तो पहला है ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब, इसको ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो ज़्यादा है, जो ऑफिशियल पर्पज पे, यानी कि जो ये फॉर्मल जो ये होते हैं ना, कागजी काम ज़्यादा होते हैं, इनको कम करना, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, यानी कि कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए डी ब्यूरोक्रेटाइज करना है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में लेबर लॉज को ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड बने हों उनको लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, यानी कि लेबर लॉज को अच्छे से बनाना है ताकि जो कंपनियां हैं उनको नुकसान ना हो। नेक्स्ट है कि इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, ताकि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक ये सारे जो इकोसिस्टम है उनको इजीली एक्सेसिबल बनाया जा सके। पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बनाए। देखो, लोकल एरियाज में ऐसी पॉलिसी हो जो पीपल सेंट्रिक भी हो और सेक्टर स्पेसिफिक भी हो। पीपल सेंट्रिक का मतलब है कि लोगों को जो चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है वो लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस की जाए। सेक्टर स्पेसिफिक भी हो, जो सेक्टर जिस एरियाज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसको ग्रोथ करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाए। अल्टरनेटिव ग्लोबल अलायंस हो। देखो, रीजनल अलायंस के को छोड़ के कोऑपरेटिव अलायंस होनी चाहिए लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच में। जैसे इंडिया के साथ साथ जो ट्रेड प्रमोट करना चाहता है यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, तो इनके साथ जो चाइना की हेजीमनी को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में ये हम्बनटोटा डेवलप कर रहा है, ये म्यांमार में, बांग्लादेश में चिट्टागोंग, म्यांमार में भी सितवे पोर्ट ये डेवलप कर रहा है। तो इंडिया को ये चारों तरफ से घेर रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी भी बोलते हैं। साउथ चाइना सी में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इंडिया, देखो, लाइक माइंड कंट्रीज हैं जो उनके साथ ट्रेड बढ़ा सकता है, कोऑपरेटिव अलायंस कर सकता है। नेक्स्ट है R&D को प्रमोट करे, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करे, कैपेसिटी बिल्डिंग दे, ट्रेनिंग दे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी कम्पिटिटिवनेस ये लेके आए, ऐसी पॉलिसी लेके आए ताकि एक दूसरी कंट्री के बीच में तो कंपटीशन बढ़े, जो कंपनीज है डिफरेंट कंपनीज हमारे इंडिया में उनमें भी कंपटीशन बढ़े और क्वालिटी को लेके कंपटीशन बढ़े, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। देखो, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये जरूरी है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए, और अगले 20 ईयर्स के लिए ऐसा प्लान बनाने की जरूरत है इंडिया को, ताकि एक्सपोर्ट और रिसर्च दोनों को प्रमोट करके ये प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी। तो यही था इस लेक्चर में।